थोड़ी सी भी स्थिति ठीक रहती है तो हम आप लोग विचारने की कोशिश करते हैं। बाहर तो कई लोग सहयोग करने के लिए तैयार थे, राजप्रिया रानी है या और भी लोग हैं, अनुज प्रभात है, लेकिन थोड़ी सी भी स्थिति ठीक रहती तो हम चाहते कि आप लोग के बीच आए। और कल से फिर हम कलकत्ता जा रहे हैं, इसीलिए हम सोचे कि आज ये गोष्ठी एक हो जाए लघु कथा पाठ वाली, तो देखते कितने लोग जुड़ते हैं उस हिसाब से, है ना। मैं तो चाहती हूँ सर कि मैं और आप लोग का भी सहयोग मिलते रहेगा तो चलेगा। आपकी तबीयत कैसी है? मैं अभी ठीक हूँ फिलहाल। सुरेंद्र जी, रशीद गौरी जी को प्रणाम। जी नमस्कार, जय माँ भारती। आपका स्वास्थ्य कैसा है ये बताइए, चिंता की बात तो ये है उन से। स्वास्थ्य तो भाई दवा पर भी है, स्वास्थ्य की जानकारी दीजिए। दवा पर भी है। दवा? अच्छा, क्या कुछ विशेष यही डॉक्टर दवा तो खैर होती है। हाँ, कोई डॉक्टर तो कहता है कि अनीता मिश्रा सिद्धि भी आ गई। कोई डॉक्टर का कहना है कि आप मोबाइल कम देखिए, दिन भर में 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाइए, 1-2 घंटा, और 8 घंटा से ज़्यादा नींद लीजिए। तो ठीक है, यही दोनों काम हम नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो ठीक कहा है डॉक्टर ने, बिल्कुल ठीक कहा है मोबाइल के मामले में। तो हाँ, तो अब बहुत कम कर दिया आज मोबाइल है आजकल। जी, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। चलिए, और हम तो 8-9 घंटा मोबाइल पर रहते थे। जी, आप लोग की शुभकामना है कि अभी ठीक है। हाँ, तो आपस में एक दूसरे की शुभकामनाएं है, प्रिकॉशन आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि आप उम्र वहाँ पहुँच चुकी है। बिल्कुल। हाँ, क्या किया जाए, समय चक्र को तो नहीं बदल सकते ना। सही बात है। अनीता जी को नमस्कार, अनीता मिश्रा सिद्धि जी को नमस्कार। आवाज जा रही है अनीता जी? सभी को नमस्कार। अनीता जी, आवाज जा रही है मेरी? जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को हमारी ओर से भी नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज यह जो हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन है, यह आमतौर पर महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाती है, ठीक ना, और भी रविवार को। लेकिन इधर मेरी स्वास्थ्य की स्थिति आपको पता होगा ही, थोड़ी परेशानी हो गई थी, आँख माथा में दर्द था, तो हम थोड़ा सा दूर हो गए थे मोबाइल से। अभी भी दूर ही है, बस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। क्या करें, आप लोग इस सेवा में लगे रहते थे, लेकिन अब डॉक्टर का कहना है कि कभी बनिएगा, कभी स्टार बनिएगा, कभी एक्टर बनिएगा, तो माथा में भी दर्द नहीं होगा आपका सिद्धेश्वर जी। जी, तो डॉक्टर यही बोला कि ऐसा है सिद्धेश्वर सर, ऐसा है, भाभी जी की सेवाएं लीजिए, सर दबाएंगी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। भाभी जी की सेवा ले रहे हैं। उनको वीडियो घर भी संभाले, इनकी मालिश भी करें। अभी लोग ना फालतू हैं, हाँ सब कुछ करें अभी लोग। उनके साथ वीडियो कम बनाइए, उनसे सर ज्यादा दबवाइए। अच्छा, तो वीडियो तो एक महीना पहले का बना हुआ था, आज का नहीं। तो आप लोग नहीं भी कहेंगे तो हम लोग उतना सेवा कर ही देते हैं। आप नहीं भी बोलेंगे तो हम लोग सर तो दबा ही देते हैं। डॉक्टर ने ये नहीं बताया, डॉक्टर ने ये वाला नुस्खा नहीं दिया होगा जो हम दे रहे हैं। जी, समझ रहे हैं? चले, आप लोग मंच पर बने रहेंगे। नुस्खा है, ये ज्यादा काम करता है। जी, हम तो ऐसी आदत आप लोग को डालना चाहते हैं कि हम बीच में स्थगित भी रहे, तो आप लोग कम से कम मंच पर बने रहें, एक दूसरे से बात करते रहे, संवाद करते रहे। हमारी तो यही इच्छा है। हम लोगों में लोग कुछ ऐसा तैयार कर दे कि हमारी अनुपस्थिति में, जैसे कि डॉक्टर अनुज प्रभात है, राजप्रिया रानी है, कई लोग आगे आ गए कि आपको कोई दिक्कत होगा मैं संभाल लूँगी, लेकिन अभी संभालने क्या कहें, अभी तो दोनों आदमी अभी तक अनुपस्थित है। हमको नहीं लगता है कि यदि हम तो मेरे साथ यही है, मैं नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने किसी को वचन दिया
तो मैं उसे जरूर पूरा जी, करती हूँ। चाहे अभी मेरा पोता बहू जी, बेटा जी। सब मैं सबको बाहर करती हूँ। तो सब लोग सांत्वना तो और देते जब आया हैं, भी उनका बाहर सब लोग सांत्वना तो देते हैं, लेकिन हाथ बढ़ा के आगे आए तब ना हम समझे। फिर भी हम समझे कि चलो ईश्वर की माया है, जब तक हमको ईश्वर साथ देंगे हम आप लोग के चलिए साथ हैं। शुरू करिए, चलिए किसी के ना आने से काम नहीं रुकता है। ना ना चलिए ठीक है, मंच में नहीं शुरुआत बहुत कीजिए। इतने लोग आप लोग इतने लोग आगे है मेरे लिए बहुत है। और हम अब इस और कार्यक्रम कोई को जुड़ते रहेंगे तो हाँ शुरुआत जी जी कीजिए। अब हम आज चूँकि 1 घंटा से अधिक हम गोष्ठी चलाना भी नहीं चाहते हैं, तो आज आपको बतला दें कि हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन जो है यह प्रत्येक महीने का, आप लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को करते हैं। किसी कारणवश आज हम कर रहे हैं, क्योंकि कल से फिर कलकत्ता चले जाएंगे 2-4 दिन के लिए, तो हमको लगा कि यह काम बंद ना हो जाए। हमारे पूरे सप्ताह लघु कथा सम्मेलन सप्ताह की अध्यक्षता विजयानंद विजय ने किया, और वो आज उनको वादा, उनकी गलती नहीं है, उनको वादा किए थे कि कल हम गोष्ठी करेंगे, लेकिन अपनी ही तबीयत ठीक नहीं थी तो कल हम नहीं कर सके। आज उनको एक शादी में जाना था। हमें अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि अनीता मिश्रा सिद्धि जी हमेशा हमको सहयोग करती रही हैं, तो हमने सोचा कि उनको ही हम आज आमंत्रित करें अध्यक्षता के लिए। तो जी जब से ये फेसबुक बना तब से मैंने कितने मंचों को सहयोग किया, कितने मंचों को बनाया जी, लेकिन सिद्धि है तो सिद्धि है। नहीं तो हम आपको हम जो लोग सहयोग देते हैं उसको हम पूरे सम्मान भी देते हैं, और इसीलिए मुझे लगा मुझ पर जिस लोगों पर विश्वास है उसको हम आमंत्रित करते हैं। हम अचानक अनीता मिश्रा सिद्धि जी को हमने कहा, उन्होंने स्वीकार किया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अनीता मिश्रा सिद्धि वैसे पहले भी अध्यक्षता कर चुकी हैं और प्रभारी भी रह चुकी हैं, सतत सहयोग करती रही हैं। अनीता मिश्रा सिद्धि जो हैं, जो अनेक मंचों की सदस्य रही हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से वे कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की संरक्षिका भी हैं। साथ ही साथ वे काव्य संग्रह अनमनी सी शाम का संपादन भी कर रही हैं, संचालन कर रही हैं। लेखन, दोहा, गीत, गज़ल, लघु कथा, कहानी यानी विविध विधाओं में वे सक्रिय हैं। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं आज की अध्यक्षता के लिए। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि आप त्वरित समीक्षा, मैंने प्रत्येक लघु कथा के बाद आप समीक्षा देना चाहेंगी या अंत में एक साथ दीजिएगा? नहीं, त्वरित करूंगी। जो पढ़ते जाएंगे आप देते जाएंगे। चलिए, तो हम दूसरे सत्र में, हमारा 2 सत्र होता है। पहला सत्र जो होता है उस हमारे जो अध्यक्ष होते हैं उनकी हम लघु कथाएँ सुनते हैं, 2-3 लघु कथाएँ सुनते हैं, उस पर हम डायरी पढ़ते हैं और उसके बाद भी दूसरा सत्र आरंभ होता है। तो हम आज प्रथम सत्र में सबसे पहले हम अध्यक्ष अनीता मिश्रा सिद्धि हैं, उनको आमंत्रित करते हैं उनकी लघु कथा पाठ के लिए। हमने 2-3 लघु कथाएँ उनसे आमंत्रित किया था, उस पर मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। जैसा कि हर बार हम बोलते रहे हैं कि अनीता मिश्रा सिद्धि की जो लघु कथाएँ मुझे मिली थी उसमें एक लघु कथा है रफ्तार के उस पार। यह लघु कथा आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ और डिजिटल चकाचौंध पर बेहद सटीक टिप्पणी करती है। मोहित का चरित्र आज के उस युवा का प्रतिनिधि बनकर उभरता है जो लाइक्स और उपलब्धियों के पीछे भागते भागते अपने भीतर की शांति को खो देता है। कथा का सबसे प्रभावी पक्ष उसका आत्मबोध का क्षण है, जहाँ रुकना ही आगे बढ़ने का वास्तविक अर्थ बन जाता है। उसी प्रकार आखिरी इंटरव्यू का जो उनकी जो लघु कथा है, यह लघु कथा संघर्ष, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण के परिवर्तन की प्रेरक लघु कथा है। रवि का बार बार असफल होना और फिर एक छोटे से प्रसंग से जीवन की दिशा बदलना कथा को यथार्थ से जोड़ता है। अखबार बेचने वाले बच्चे का संवाद कथा का टर्निंग पॉइंट बनता है, जो बहुत सहज ढंग से गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। अंत में रवि का स्वयं का मार्ग बनाना, समाज के लिए उपयोगी होना कथा को सकारात्मक और प्रेरणादायक निष्कर्ष तक पहुंचाता है। दोनों लोक कथाएं समकालीन जीवन की सच्चाइयों को अलग अलग कोणों से उजागर करती है। एक आत्मचिंतन की ओर ले जाती है तो दूसरी आत्मनिर्भरता और सामाजिक उपयोगिता की ओर ले जाती है। अनीता मिश्रा सिद्धि की लेखनी में संवेदना, सादगी और संदेशात्मकता का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। ये है उनकी लोक कथा के संदर्भ में हमने संक्षिप्त टिप्पणी। अचानक उनकी लोक कथा पढ़े और हम सोचे कि उस पर कुछ टिप्पणी दे। दोस्तों, जैसे लघु कथा के बारे में छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे कि आज के समय में लघु कथा लेखन एक तेज़ी से उभरती हुई विधा के रूप में सामने आया है।
सोशल मीडिया और साहित्यिक मंचों पर लोक कथाएँ बड़े उत्साह के साथ लिखी और साझा की जा रही है। यह उत्साह स्वागत योग्य है, किंतु इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई है कि लिखी जाए लघु रचनाओं में से एक बड़ा हिस्सा वास्तव में लघु कथा के मूल स्वरूप और मानदंडों पर खड़ा नहीं उतरता। अनुमानतः लगभग 40% रचनाएं ही सही अर्थों में लघु कथा के दायरे में आती है। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि अनेक रचनाकार बिना लघु कथा की श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन किए और बिना इसके सैद्धांतिक पक्ष को समझे लेखन की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। लघु कथा केवल छोटे आकार की रचना नहीं है, यह एक सघन और सटीक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसमें सीमित शब्दों में गहन भाव, विचार और प्रभाव को प्रस्तुत करना होता है। अतः यह आवश्यक है किसी भी रचना को लघु कथा कहने से पहले उसके शिल्प, संरचना, प्रभाव को समझा जाए। दुर्भाग्यवश मुख्य धारा के कई संपादक भी लघु कथा, लघु कहानी और कहानी के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। परिणामस्वरूप केवल छोटे आकार की रचनाओं को लघु कथा के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। इससे न केवल लघु कथा विधा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि रचनाकारों की सृजनात्मक दिशा भी भ्रमित हो जाती है। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि श्रेष्ठ लघु कथाएँ नहीं लिखी जा रही है। वर्तमान समय में अनेक कवि और कथाकार इस विधा में उत्कृष्ट सृजन कर रहे हैं। विशेष रूप से विभिन्न साहित्यिक मंचों, आयोजनों जैसे फेसबुक लघु कथा सम्मेलन और मासिक लघु कथा सप्ताह के माध्यम से कई नए रचनाकार उभर कर हमारे सामने आए हैं। इन रचनाकारों ने प्रारंभ में कविता या कहानी लिखन से शुरुआत की और निरंतर अभ्यास और अध्ययन के माध्यम से लघु कथा लेखन में दक्षता प्राप्त की। हमारी जो मासिक गोष्ठी होती है, लघु कथा गोष्ठी होती है, इस माध्यम से कई श्रेष्ठ लघु कथा हमारे सामने आती है और इस बात का सबूत है। हर लेखक की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसकी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। लघु कथा इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यंत सक्षम सिद्ध हो रही है। यह हृदय को सीधे स्पर्श करती है और पाठकों को सोचने पर विवश कर देती है। इसी संदर्भ में लघु कथा के प्रति गंभीरता और समर्पण के साथ कार्य करने वाले रचनाकारों का उल्लेख भी आवश्यक है। ऐसे ही समर्पित रचनाकारों में अनीता मिश्रा सिद्धि, जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं, उनका नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने कई सार्थक और प्रभावपूर्ण लघु कथाओं का सृजन किया है। उनका लेखन यह प्रमाणित करता है कि यदि अध्ययन और अंततः लघु कथा केवल अध्ययन और अभ्यास को साथ लेकर चला जाए तो लघु कथा जैसी सूक्ष्म विधा में भी उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। अंततः लघु कथा केवल एक साहित्यिक विधा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है कम शब्दों में अधिक कहने की और पाठक के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ने की। अतः आवश्यक है कि रचनाकार इस विधा को गंभीरता से ले, उसके मूल तत्व को समझे और सजग सृजन की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे। ये हमारी देखिए आँखों की तमाम तकलीफ़ों के बावजूद हमने यह लेख तैयार कर ही लिया। क्या कहें, ये लेखक की जिजीविषा है, वो रुक नहीं पाता। मैं सोच रहा था कि अनीता मिश्रा सिद्धि जी को ऐसे ही बैठा दूं अध्यक्ष में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब प्रत्येक अध्यक्ष की लघु कथाओं पर मैं टिप्पणी करता हूं तो मैं करूं। अब आज हमने यही किया और कुछ नहीं किया। जब कम लिखना है तो बहुत चुनना पड़ता है कि क्या काम किया जाए। तो आज मेरा यह आज उद्देश्य था आज के लघु कथा सम्मेलन का। तो हम अपनी वक्तव्य को यही विराम देते हुए अब हम आप लोग की ओर बढ़ते हैं। अनीता मिश्रा सिद्धि जो हमारी आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अपने 2 शब्द प्रकट करते हुए आप अपनी 3 लघु कथाओं का पाठ कीजिए। अनीता मिश्रा सिद्धि जी, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे। बहुत हृदय से आभारी और धन्यवाद। मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ और ना मैं जो भी अपना सोचती हूँ साधारण से शब्दों के साथ मैं अपनी कथा को जो आम जीवन में घटित होती है उसी कल्पना को लेकर मैं कथा का सृजन करती हूँ। और मेरी कोई भी कथा अगर या कोई भी कविता या कोई भी अगर एक कवि के भी मन को या एक आदमी के भी मन को छू जाए तो मेरी रचना सार्थक हुई। मुझे भीड़ में भी अकेला रहना ही पसंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया मेरी रचना को। और मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी, ये सब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि मेरी रचना आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है और मैं कहाँ तक लिखूं कि और मैं उत्कृष्ट कर सकूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक लघु कथा का वाचन करूं मैं अपनी। हाँ, एक बात और, आप लोग कथा का वाचन करें। और सुरेंद्र प्रसाद जी बहुत ही उत्कृष्ट लोक कथाकार है, हमारे बीच बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोक कथाकार है। उनसे निवेदन रहेगा कि आप लोक कथा पढ़ेंगी तो बाद में वे संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगे। अनीता मिश्रा सिद्धि जी। जी, आखिरी इंटरव्यू। जी, 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 जी,
लघु कथा का शीर्षक है आखिरी इंटरव्यू। जी, किसी की आवाज़ आ रही है, पहले माइक को बंद कर लीजिए। रशीद गौरी जी, माइक बंद कर लीजिए पहले। हाँ, माइक को बंद कर लीजिए। बंद है साहब माइक। तो यहाँ लेकिन आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा हाँ, अब बंद हुआ, ठीक है, ओके। आखिरी इंटरव्यू। रवि ने स्नातक की डिग्री के बाद सैकड़ों नौकरियों के लिए आवेदन किए। एक एक कर साक्षात्कारों के जवाब अस्वीकृत की मुहर के साथ लौटते रहे। माँ की उम्मीद और पिता की चिंता, दोनों का बोझ उसके कंधों पर था। आज फिर इंटरव्यू था। रवि सुबह सुबह तैयार होकर पिता के पुराने ब्रीफकेस में प्रमाण पत्र रख ले, उम्मीद की चमक आंखों में लिए निकल पड़ा। लौटते समय बारिश होने लगी। रवि भीगा भीगा चुपचाप बस स्टॉप पर खड़ा था। पास ही एक बच्चा अखबार बेच रहा था। उस बच्चे के भीगी मुस्कान और फटे कपड़े ने रवि को चौंका दिया। रवि ने पूछा, बारिश में भी काम? बच्चा हंसते हुए बोला, काम रुक गया तो रोटी भी रुक जाएगी भैया। रवि पूरा रास्ता सोचता रहा। शायद सपना बड़ा नहीं, कोशिश छोटी रह गई। शायद सपना बड़ा नहीं, कोशिश छोटी रह गई थी। अगले दिन वह अपनी योग्यता का सही प्रयोग करने के संकल्प के साथ बच्चों को मुफ्त गणित पढ़ाने लगा। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी अपनी शिक्षण अकादमी खुल गई और बच्चों का भविष्य भी उसके साथ उज्जवल होने लगा। अब रवि के नाम के आगे सैकड़ों सपनों की रोशनी जगमगाने लगी। ना उसके पास ऑफिस था और ना उसके पास बड़ी सी कंपनी। अनीता मिश्रा से थी। और एक लघु कथा मैं इससे पढ़ रही हूँ, जो मैंने सिद्धेश्वर जी को नहीं दिया है, लेकिन ये इस किताब से मैं पढ़ रही हूँ जी। स्वागत। शीर्षक है लघु कथा की सोच बदलो। बहुत दिनों के बाद बड़ी बुआ गांव से आई। जब से मोहित ने दिल्ली में अपना फ्लैट लिया था, गांव कम ही जाना होता। बच्चों की पढ़ाई भी आड़े आती। मोहित ने उनके आते ही ताकीद की, सुनो नेहा, जीजी आ रही हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों की बाद आ रही हैं। जी नहीं होगी हुजूर, नेहा बोली। दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे, खासकर नेहा की बेटी। बुआ से गांव की बातें और गीत सुनेगी। सुबह ही मोहित कार से जीजी को लेकर आ गया। मम्मा, आज मैं स्लीव और जींस पहनकर कॉलेज जाऊं? देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, निम्मी को बोली। अच्छी लग रही हो, नेहा ने कहा। बुआ पास ही बैठे उसे घूर रही थी, मानो निम्मी ने कोई अपराध किया हो। निम्मी ने बुआ की आंखें पढ़ ली। अजब जमाना आ गया है। लड़के जैसे कपड़ी छोरियां पहनने लगी हैं, तभी तो छेड़खानी बढ़ गई है शहर में। कमरे में बैठा सोनू सब कुछ सुन रहा था। बाहर निकला और बोला, बुआ जी, गांव में तो लड़कियां साड़ी और अच्छे ही कपड़े पहनती हैं और घर में ही कैद रहती हैं, और घर के पिंजरे में भी घर के रिश्तेदार ही उनका इज्जत लूट लेते हैं। वो तो बलात्कार से भी बदतर स्थिति हुई, जिसे वो नादान बच्चियां किसी से कह भी नहीं पाती। सोच बदलो बुआ जी, कपड़े नहीं। सोच बदलो बुआ जी, कपड़े नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और एक छोटी सी मेरी लघु कथा, अगर आप सभी इजाजत दे तो मैं कहूंगी, नहीं पढ़ूंगी, नहीं हाँ, तो हाँ, आप सभी। नहीं, अंत में एक लघु कथा पढ़िए आप। बहुत छोटी छोटी लघु कथा भी है। छोटी सी लघु कथा, पत्थर की गुड़ा। नदी किनारे एक टेढ़ा कठोर सा पत्थर लहरों से रोज लड़ता। अरे तू मुझे चूर चूर कर देगी, चिल्लाया वह। नदी मुस्कुराती रही। घिसते घिसते एक दिन वह पत्थर चमकीले रक्त में परिवर्तित हो गया। एक दिन एक पक्षी ने उसे चुना और चोंच में भरकर आसमान की ओर उड़ चला। पत्थर मुस्कुराया, संघर्ष ने मुझे उड़ना सिखा दिया। संघर्ष ने मुझे उड़ना सिखा। क्या बात है, बहुत खूब, प्रेरक लघु कथा आपकी है। आप अभी प्रथम सत्र में हमारे अध्यक्ष अनीता मिश्रा सिद्धि जी, जैसा मैंने कहा कि वे साहित्य की सभी विधाओं में आजमा रही है और कविताएं, गज़ल भी बहुत अच्छी लिखती हैं, ले लघु कथाएँ भी वो बहुत अच्छी लिख रही हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र जी, उनके प्रति, उनकी लोककथा प्रति उनकी क्या नज़रिया है। सुरेंद्र अरोड़ा जी से निवेदन करूँगा कि वे संक्षिप्त में
अपने विचार प्रकट करें। स्वागत है। सर आपका माइक म्यूट है। सुरेंद्र जी माइक को खोलिए। हाँ अब ठीक है। धन्यवाद अनिता। ठीक। हाँ सिद्धेश्वर जी खोल दिया। हाँ धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। जी अनिता जी अपना माइक मंच बंद को कर नमन लीजिए। कर रहा हूँ, माँ शारदा को भी नमन। तो अनिता जी आपने 3 लघु कथाएं पढ़ी हैं। पहली वाली जो आखिरी इंटरव्यू शीर्षक से उपस्थित लघु कथा है वो वास्तव में जो हमारे युवा वर्ग को मार्गदर्शित करती है। यानी कि हम अब वो सोच हमें युवा वर्ग को बदल देनी चाहिए कि सरकारी नौकरी मिले या हम किसी और संस्थान में नौकरी करें, उससे अच्छा है कि हम नौकरी देने वाले बने। ये हमारी प्रतिभा का जो वास्तविक मूल्यांकन होगा और उसका जो लाभ मिलेगा वो हमें तो मिलेगा ही, समाज को भी मिलेगा। तो उस दृष्टि से बड़ी ही सकारात्मक, जिसे हम आज के समय में वर्तमान भाषा में स्टार्टअप कहते हैं। तो एक ट्यूशन सेंटर खोलना, एक विद्यालय खोलना या एक अध्यापक बनना, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो जब आप एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं तो आप दूसरों के लिए एक बड़ा स्टार्टअप शुरू कर देते हैं जो उनके केवल आपके लिए ही रोजगार का साधन नहीं बनता, दूसरों के लिए भी। तो इस दृष्टि से आपकी जो छोटे से बहुत ही कम शब्दों में इतनी सकारात्मक लघु कथा है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और इसको सम्मान देता हूं। अब आते हम आपकी दूसरी लघु कथा पर। तो यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। देखिए ये ठीक है कि समय के साथ हमारी वेशभूषा में, हमारे विचारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन जो संस्कारों की भाषा होती है ना पारिवारिक परिदृश्य में, पारिवारिक परिवेश में, उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं इस प्रकार के कि आप एक आकर्षक डिब्बे में एक खराब चीज को भी, पैकेजिंग का जमाना है ना, तो ये जितने भी बाजारवाद के लोग हैं ये खराब चीजों को भी आकर्षक भाषा में और आकर्षक पैकिंग में इस तरह से परोस देते हैं कि उसकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। तो ये जो परिधान है ये असामाजिक तत्वों को उकसाते हैं। और ये हमारी बेटियां, हम उनको पूरी तरह से बंद कर दें, उनके रास्ते बंद कर दें, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि आधी मेघा शक्ति को आप दबाकर कभी उन्नति नहीं कर सकते। समाज की आधी मेघा शक्ति है वो। तो बदलाव आवश्यक। मैडम क्यूरी ना होती तो उनके हस्बैंड की वो जो उन्होंने अन्वेषण किया था परमाणु ऊर्जा का, वो आज ना हो पाता। मैडम और मिस्टर क्यूरी ने मिलकर ही किया था उसको। तो इसलिए हम महिलाओं को, उनकी मेघा शक्ति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हर संस्कृति की, हर सभ्यता की अपनी एक भावना होती है, अपना एक संस्कार होता है, उससे भी हम पीछे नहीं हट सकते। जी मैं तो ठीक है। अब आप एक बात ये जो देखिए पहले हमारे परिवारों में, मतलब मैं अब वहां नहीं जाना चाहता, जाने दीजिए, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन परिधान और व्यवस्था उससे जुड़ी हुई वो संस्कृति को, सभ्यता को और संस्कारों को और शर्म को बचा कर रखती है। ये मैं अभी भी हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो हमारे आभूषण हैं, वो हमारे आभूषण हैं जी। ये हमारी महिलाएं, हमारे बहनें, हमारी बेटियां हमारे घरों के आभूषण हैं। तो आभूषण मतलब कीमती धातुएं, तो हम लोहे की तरह उनको हर जगह एक्सपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ा सा आप, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, अब समझिए कि हम ठीक है। अब मतलब अब ये वो वाली निक्कर पहन के लड़की घूमती है, अब उसको कहते हैं जी ये कौन सी, वो कौन सी है? ये कोई मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मतलब पहले यानी एक तरह से हमने अपनी पूर्वजों की क्या सभी कपड़ों में महिलाओं ने उन्नति नहीं की। जी जी। हमारे समाज में तो अहिल्या हुई हैं,
हमारे समाज में मीरा हुई हैं, जी जी। हमारे देश में अनेक वीरांगनाएं, लक्ष्मीबाई हुई है, जमाने के बदलाव के चलते लेकिन ये हम आधुनिकता अपनाएं, हम आधुनिकता अपनाएं, लेकिन संस्कारों को छोड़कर नहीं। जी जी जी। तो वो हमें सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार की हमें लेखनी से मैं समझता हूँ, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, और साहित्य और इस प्रकार के डायलॉग्स से अरे वो आप बुजुर्गों की जो सीख देते हैं वो आप उसका उपहास थोड़ी उड़ा सकते हैं, वो किस कारण से ही तो देते हैं। थोड़ी सी व्यंग में है तो मतलब बस इतनी सी बात है। और आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा चलो, आप बस मेरे जो भाव है वो मैंने आपको प्रकट कर दिए। इस प्रकार के साहित्य से हमें बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। स्टार्टअप होना चाहिए, रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनिए। अब तीसरी लघु कथा जो है पत्थर पे आता हूँ, तो बिल्कुल जो पत्थर होते हैं वो नदी में टुकड़े करके बिखर जाते हैं, लेकिन पत्थरों को भी एक आकार जल की धारा दे देती है इसके, यानी कि जल की कोमलता में भी वो शक्ति है कि वो उनके आकार को सुरम्य बना दे, देखने लायक बना दे, है। तो मतलब कोमलता में भी इतनी ताकत होती है। आपकी ये जो लघु कथा है वो इस बात को प्रकट करती है, इसको भी मैं नमन करता हूँ। तो ये मेरा निवेदन है कि हम साहित्य लिखें, लेकिन संस्कारों से हम उसको विचलित ना होने दें। बहुत हमारे जो भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखते हुए वो हमारा कर्तव्य है, एक साहित्यकार होने के नाते, एक रचनाकार होने के नाते। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने अपने निष्पक्ष प्रतिक्रिया दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप ये मंच की एक खासियत है कि हम लोग निष्पक्ष ढंग से अपने विचार प्रकट करते हैं, स्वीकारना ना स्वीकारना अपने अलग बात है। और इसी निष्पक्षता के साथ अनीता जी भी अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी में भी इसी तरह अपनी निष्पक्षता निभाएंगे अनीता जी, मुझे विश्वास है। मंच तो इसीलिए है। तो अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और दूसरे सत्र में सबसे पहले मैं सुरेंद्र अरोड़ा जी को ही आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपनी लोक कथा पाठ करें, और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी अनीता मिश्रा सिद्धि जी। धन्यवाद जी। अच्छा, जब देखिए इतने समर्थ रचनाकार हो, उनके सामने अपनी रचना उपस्थित करना अपने आप में एक इम्तिहान होती है। खैर उसे जाने दीजिए। मैं एक बिना ये नया संग्रह आया है, एक नोट की मौत, तो मेरे सामने जो लोक कथा आ गई बिना सोचे समझे, बिना चुनाव किए हुए, मैं उनमें से एक कथा पढ़ देता हूँ। तो बरगद का पेड़। स्वागत है। बादल टकराए आपस में, चोट बादल, बरगद का पेड़ है लोक कथा। तो बादल टकराए आपस में, चोट गहरी लगी तो फट पड़े, और जब घायल हो गए तो अपना क्रोध जमकर धरती पर भयंकर वर्षा के रूप में उतारने लगे, क्योंकि उनकी टक्कर का कारण भी तो वो धरती ही थी। कैसे? बारिश ने हफ्तों रुकने का नाम नहीं लिया। पहाड़ तो जैसे पहले ही गुस्से से लाल हुए बैठे थे, क्योंकि उनके विशाल और घने जंगलों को शहर के लकड़ी माफियाओं, नौकरशाहों और नेताओं ने मिलकर गंजा बना दिया था। चारों तरफ वृक्षों की जगह होटलों और रिसोर्ट्स का जानलेवा पहरा बिठा दिया गया था। कोढ़ में खाज यह कि मौज मस्ती के नाम पर अनेक धनाढ्य देश के सभी भागों से लगभग सारे साल यहाँ आते, ठहरते और हर तरह की गंदगी फैलाकर चले जाते। सभी सरकारी आदमी उनसे मोटी कमाई करते और खुश रहते। पहाड़ अपनी बेबसी पर रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। एक पहाड़ी पर स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए मंदिर में विराजे भगवान जी भी इस सारे तमाशे को मूक दर्शक की तरह यह सोचकर देखते रहते कि एक दिन इन मूर्खों को अपनी मूर्खता का एहसास अवश्य होगा। पहाड़ गंजे थे, बादल फटे तो उनके अंदर बनी दरारों में पानी घुस गया। कुछ देर बाद दरारें चौड़ी और बड़ी हो गईं। पहाड़ों में अंदर ही अंदर उनके कई टुकड़े हो गए। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंद्र देवता भी जैसे माफियाओं के अपराधों को क्षमा करने के मूड में नहीं थे। दरारों से दरकते पहाड़ों के टुकड़ों को एक दूसरे को मुक्त कर दिया।
मुक्त हुए हिस्से किसी प्रलय की तरह काल बनकर सभी पर टूट पड़े। भगवान जी ने इस प्रलय को अपने घर को भी नहीं बचने दिया। न जाने कितने लोग असमय काल का ग्रास बन गए। नितिन भाग्यशाली था, वह उस विध्वंसक जल प्रलय में भी बच गया, क्योंकि उसने अपने पिता के कहने पर बरगद का जो पेड़ अपने घर के अहाते में लगाया था वो अडिग होकर खड़ा रहा और उस पेड़ ने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। फिर भी मन तो दुखी था ही कि क्योंकि आसपास सब कुछ प्रलय की चपेट चढ़ चुका था, पर पिता आज भी बहुत याद आते हैं। उन्होंने कहा था पहाड़ को गंजा मत करो, इनके पास पेड़ों को यूं ही बने रहने दो, और उनकी किसी ने भी नहीं सुनी थी। धन्यवाद। बरगद का पेड़। धन्यवाद। आप निष्पक्ष प्रतिक्रिया दीजिए। अनीता जी, आप जो बोलना चाहते हैं, आप माइक को खोल लीजिए। माइक आपका बंद है, माइक आपका बंद है। हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र जी, और आपकी ये लघु कथा बहुत ही अच्छी, और मुझे एक पर एक शिमला की याद आ गई। और मैं बता दूं कि मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर की मिसेज हूँ, तो वनों से तो मेरा नाता रहा है, लेकिन उल्टे है कि हमारे मिश्रा जी तो पूरे झारखंड को हरियाली प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी लघु कथा में कि आपने पर्यावरण, रिश्ते और साथ में प्रकृति की धरा को कैसे संरक्षित किया जाए, आपने इस कथा के निचोड़ है। जो आपकी अंतिम लाइन है कि पिता तो चले गए, लेकिन उनकी जो सीख है कि बरगद को कभी भी पहाड़ को गंजा मत करना, ये आपकी जो पंक्ति है वो हृदय को छू गई। क्योंकि आज हमारे यहाँ वन काट कर आज जो स्थिति है, भयावह स्थिति शिमला की हुई, धराली की हुई, और अभी हजारों जगह आप देख रहे हैं कि पेड़ और वनों की कटने से हमारी प्रकृति की अभी तुरंत पटना में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई, मैं कह नहीं सकती। तो ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही संदेश देती हुई आपकी लघु कथा। इसे सभी को समझना चाहिए कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और उसे अगर एक वृक्ष को हम बचाते हैं तो साथ कितने लोगों को बचाते हैं, कितने लोगों को जीवन देते हैं। मैं बहुत नमन करती हूँ इस बरगद के पेड़ की कथा को। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मिश्रा सिद्धि जी, बहुत ही सटीक आपने समीक्षा दिया है उनकी लोक कथा पर। हम आपका नमन करते हैं, और आप निश्चित तौर पर एक बेहतरीन अध्यक्षा भूमिका निभाने वाली रचनाकार भी हैं। आपके विचार हर तरह से, हर कोण से प्रभावित करते हैं और आत्मसात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास सबसे पहले जुड़े थे अनिल कुमार जैन जी, जो लगातार हमारी गोष्ठियों में आते रहते हैं, कभी कभी शायद ही ना आए, और अच्छी लोक कथा पढ़ के जाते हैं। मैं अनिल कुमार जैन जी से निवेदन करूंगा कि वे एक अपनी लोक कथा का पाठ करें। अनिल कुमार जैन जी मंच पर हैं क्या? फोटो नहीं आ रही है उनकी। हाँ, आ गए। आपने आप चेहरा एकदम सामने लाइए कि चेहरा आपका पूरा नजर आए, कि आँख नजर आए। मैं प्रभाव का भी अदा कर रही हूँ। स्वागत है अनिल जी मंच पे। आप अनिल कुमार जी अपना माइक को खोल लीजिए। हाँ, और अच्छा, चेहरा एकदम पूरा लाइए चेहरा पर। जी जी, सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सीख। शिव रघु दोनों भाई गर्मियों की छुट्टियों में रोजाना पास के खाली पड़े खेतों में गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाते। एक दिन शिव ने जोरदार शॉट मारा तो गेंद खेत के पास घर के पिछवाड़े की ओर गई। रघु गेंद लेने भागा। जो ही गेंद उठाने लगा, उसकी नजर पास में पड़ी हुई चिड़िया पर गई। वह चिड़िया को देखते ही चिल्लाया, भैया शिव, देखो यहाँ चिड़िया मरी पड़ी है। रघु की आवाज सुन शिव सहित सभी बच्चे रघु के पास गए और चिड़िया को देखने लगे। शिव ने कहा, यह तो मर गई, पता नहीं कब मरी होगी। मरी हुई चिड़िया को देख सब बच्चे दुखी हो गए। शिव सभी बच्चों में उम्र में बड़ा था और कुछ समझदार भी। उसने कहा, देखो दोस्तों, ये चिड़िया तो मर गई, हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर अब और चिड़िया नहीं मरे इसके लिए उपाय कर सकते हैं। लगभग सभी बच्चों के मुख से निकला, वह कैसे? शिव ने कहा, दोस्तों, मुझे लगता है ये चिड़िया प्यास से मरी है। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब हम ऐसा इंतजाम करें कि कोई पक्षी प्यास से न मरे। इसके लिए पूरे गांव में सकोरे लगाकर उनमें प्रतिदिन पानी भरना होगा। शिव का सुझाव सुन सभी बच्चों ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल कुमार जैन जी। अब समीक्षात्मक टिप्पणी देंगे अनीता जी।
बहुत बढ़िया ये सीख है आपकी। आपने भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को उद्वेलित किया है, और जरूर एक चिड़िया मर गई तो और चिड़िया को बचाना चाहिए, इसमें एक बचाने का संदेश भी है अभी आपकी लघु कथा में। तो सकोरे में पानी रख के और सभी चिड़िया को पानी पिलाएं, और हमारे आसपास भी जो पंछी हैं वो भी आए और बचे रहें। तो ये चरित्र चित्रण भी आपका सही है। और जो लघु कथा का एक फॉर्मेट होता है कि उसमें कम शब्दों के द्वारा अपनी बातों को रखना, वो आपकी कथा में नजर आई। तो बहुत ही सकारात्मक कथा, सीख बहुत अच्छी कथा अनिल जी। धन्यवाद अनिता मिश्रा सिद्धि जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। और अब मैं बड़ा स्थिर से आज ये लोग कथाएँ पढ़ी भी जा रही है, उस पर समीक्षा भी बड़ा सारगर्भित हो रही है। संक्षिप्त में कम लोगों में ये फ़ायदा होता है कि हम लोग बहुत स्थिर से सब काम करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करना चाहूँगा अनीता पांड्या जी को, जो कि काफ़ी दूर से हमसे जुड़ी हैं, आप लगभग हर गोष्ठी में आती हैं। बहुत स्वागत है अनीता पांड्या जी को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ, अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। धन्यवाद। समय बहुत, चूंकि रात का समय है, नहीं तो मैं सबसे दो लघु कथा सुनता, तो मुझे लगा ज़्यादा रात। जी जी क्या कर रही हो? जी जी आमंत्रित मेरा नमन। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी हम नाम आपको सादर नमन। सभी वरिष्ठ लेखकों को मेरा नमन। तो मेरी एक छोटी सी है लघु कथा, और बिल्कुल प्रेम स्पंदन, जो कि मैंने पटल पर भी डाला था, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अस्ताचलगामी सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां झील के जल से अटखेलियां कर रही थी। दोनों व्याकुल और मौन झील के किनारे बैठे थे, इतने शांत कि दोनों की धड़कनें सुनाई दे रही। कल जा रहा हूँ प्रिया, वही धुन सुनाओ ना जो पिछली बार सुनाया था, कैप्टन सुदेश ने आग्रह किया। तुम जब भी जाते हो नया दर्द दे जाते हो। तुम्हारे जाने और लौट आने की लंबी प्रतीक्षा के बीच न जाने कितने धुनों में तुम्हें ढूंढती हूँ। तो ये आज चुप्पी क्यों है? क्या करूं सुदेश, शायद वायलिन के तार टूट गए हैं, इसलिए नहीं बजते। प्रिया, फिर से कोशिश करो। सुदेश, देखो सूरज डूब रहा है और अंधेरा छा रहा है। विदाई की चंद घड़ियां शेष हैं। आओ चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, अंधेरे से डरना नहीं, सूरज भी तो कल उदय होने के लिए विदाई लेता है हर रोज। क्या करूं, विदाई की घड़ी में वायलिन भी साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मेरी सुनो। मेरे जाने के बाद भी धुन बजाना। जब भी धुन बजाना तो मुझे ढूंढना नहीं, केवल महसूस करना, क्योंकि विदाई शरीर की होती है, प्यार भरी धुन की नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, आपका पंच लाइन बहुत बढ़िया रहता है। अनीता मिश्रा जी अच्छा टिप्पणी देंगे। बहुत अच्छी आपकी लघु कथा, बहुत अच्छी है। और एक सैनिक का दुख जो अपनी प्रिया से बिछड़ता है, कहने लायक नहीं है। और आपने जो शब्दों में उसे पिरोया है कि मेरे जाने के बाद भी तुम वायलिन बजाना। शरीर की मौत होती है, आत्मा की नहीं। वो धुन आपने बिंब को उस बिंब को आपने साकार किया है, जो कि धुन के रूप में आत्मा है। तो बहुत ही गहरी बात आपने कही अनीता जी, मुझे लघु कथा के माध्यम से। मुझे याद भले ही मत करना, लेकिन महसूस करना। बहुत बधाई। बिंब आपकी बहुत मतलब गहरी बात। पंच लाइन भी बहुत बढ़िया है, पंच लाइन भी उनका बहुत बढ़िया है। लघु कथा का अंत ऐसा ही होना चाहिए। मुझे याद भले ही मत करना, पर महसूस करना, ये बहुत अच्छी लाइन है। और वो बिंब के द्वारा उस आत्मा को सुर के रूप में परिवर्तित करना एक समर्थ रचनाकार की पहली
कश्मीरी है कि वो अपनी रचना को इतनी गूढ़ता के साथ और बिंब के रूप में परिवर्तित कर रखे। तो ये लघु कथा हुई अनीता जी, बहुत बहुत शीर्षक बधाई। क्या था अनीता जी? प्रेम स्पंदन। प्रेम स्पंदन। जी प्रेम स्पंदन। धन्यवाद। अरोड़ा जी, आपकी लोक कथा की शीर्षक क्या थी? बरगद का पेड़। बरगद। बरगद का पेड़। जी। बरगद का पेड़। आप लोग से निवेदन है, जब गोष्ठी खत्म हो जाएगी तो अपनी एक तस्वीर के साथ अपनी लोक कथा के बारे में मात्र एक लाइन, एक दो लाइन कि वो क्या कहना चाहती थी, एक टिप्पणी के रूप में हम चाहते कि उसको भी हम शामिल करके उसकी खबर बनाएंगे, तो वो जो डाल दीजिएगा कि आप अपनी लोक कथा के माध्यम से क्या कहा, क्या संदेश दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हम साथी, हम सफ़र या बहुत कहे कि घनिष्ठ मित्र जो हमारे साथ साथ हमारे संग सफ़र तय कर रहे हैं सभी विधाओं में, चाहे चित्रकारी हो, चाहे लोक कथा हो, गज़ल हो, और बेहतरीन अदाकारी कर रहे हैं लेखन में। और मेरे साथ साथ वे आज़ाद गज़ल के वे भी बहुत पछदड़ हैं। हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं, प्रेमपूर्वक आमंत्रित करते हैं। रशीद गौरी जी को काफ़ी दूर से हमारे बीच मंच पर आए हैं, राजस्थान से उपस्थित है। रशीद गौरी जी, आप आइए और अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। आपका मैं बतलाऊं तो कि इनकी लोक कथा संग्रह भी आने वाली है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। रशीद गौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है। सम्मानित मंच और आज के इस लघु कथा शेष दुख सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही आदरणीय अनीता मिश्रा सिद्धि जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे मित्र सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर जी, और हमारी बड़ी बहन अनीता पांड्या जी, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन सभी समीक्षक लघु कथाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी लघु कथा भगवान ने सुन ली पर अपनी टिप्पणी दी और उसकी अच्छाइयों और बुराइयों से हमें अवगत कराया। तो लीजिए, मैं आपको वही लघु कथा भगवान ने सुन ली आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। लीजिए, आपके सामने पेश कर रहा हूं लघु कथा भगवान ने सुन ली। आज मूसलाधार बारिश हुई, वैसे कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। अम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? देखो ना, झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही है। 4 जगह तो हमने बर्तन लगा दिए हैं। अम्मा, हमें कच्ची दीवारों और इस केलू बांस की छत वाली बूढ़ी झोपड़ी से कब छुटकारा मिलेगा? बेटी की बात पूरी होने से पहले ही झोपड़ी की एक दीवार आवाज के साथ भरभरा कर ढह गई। आवाज सुनकर घबराए तीनों जन घर से बाहर की ओर भागे। तभी पीछे से पूरी झोपड़ी ही ढेर हो गई। मेहनत मजदूरी करके अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही विधवा कमली की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अब वे कहाँ रहेंगे? अम्मा, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें इन कच्ची दीवारों से छुटकारा मिल गया। बेटी खुशी से चहक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पंचलाइन आपका बहुत अच्छा था। भगवान ने सुन ली, पंचलाइन आपकी बहुत ही अच्छी रशीद जी, उसमें सारी चीजें समाहित है कि आज बारिश से उन्होंने इतने दुख झेले कि उनका घर भी टूट गया बारिश से, तो उन्हें दुख महसूस नहीं हुआ। तो बहुत बढ़िया कथा। और इस साथ में इस कथा की सबसे बड़ी बात है कि बारिश और पर्यावरण, आज सभी जो हमारे साथी हैं वो कहीं ना कहीं सभी पर्यावरण से संबंधित ही कथा कह रहे हैं कि देखिए, बारिश भी कब आती है? जबकि हमारे पर्यावरण बिगड़ते हैं।
तभी तो बारिश होती है। अगर हम सभी मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें तो ये बारिश भी नहीं होगी और कभी कमली का घर भी नहीं उजड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी आपकी राष्ट्र जी कथा और सकारात्मक रूप लिए, लेकिन इसमें एक व्यंग भी है आपकी कथा में कि उसे उसके दुख को मतलब खुशी के साथ उसने स्वीकार किया कि चलिए अब वो जो दीवार थी बारिश में टपकती थी अब वो भी ढह गई, अब भगवान ने हमारी सुन ली। तो कहीं ना कहीं इसमें एक दुख, एक दर्द, एक व्यंग, ये तीनों चीज समाहित है आपकी कथा में। बहुत बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद गौड़ी जी, और साथ साथ आज के अध्यक्ष अनीता मिश्रा मैं कुछ जी कह सकती बहुत हूँ? बढ़िया टिप्पणी दे रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। एक लाइन खाली जी बोलिए। कि इनकी जो रचना थी वो पटल पे भी पढ़ी थी, अभी भी वही वो बात मेरे दिमाग में एक और आई कि बाल मनोविज्ञान का भी इन्होंने बहुत सुंदर समावेश किया हुआ है। छत से मुक्ति मिल गई, वो बच्चा वास्तविकता नहीं समझ के वो अपना जो है बाल मनोविज्ञान का बच्चा जो सहज एक दर्द, सारी चीज समाहित है इनकी कथा में। उस बच्ची को अपनी परेशानी से मुक्ति मिल गई जो छत टपक गई। से मुक्ति मिल गई, वो खुश है। एक तीखा व्यंग है, बिल्कुल सही, तीखा व्यंग उनकी लोक कथा में है, और वो बाल मनोविज्ञान की उनकी पकड़ अच्छी है इसमें, इस रचना में। सही बात अनीता जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दोनों अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अनीता पंडित जी भी लोक कथा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर है और वो भी अध्यक्षता बहुत बढ़िया करती है। मैं तो चाहूँगा कि अगले महीना के लिए वो तैयार रहे कि अगली बार भी वो अध्यक्षता निभाए। अच्छी लगती है कि जो सार्थक लोग आते हैं, कोई भी लघु कथा हो, किसी की भी कथा हो, उसके आप उसके चरित्र में और उसके जो उसकी लिखावट है कम से कम उसके गुण को उजागर न करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लेखक बहुत मेहनत से उस चीज को उकेरता है। तो जब उससे उस कथा में उसकी लिखी हुई बातें अगर नहीं कही जाए तो फिर वो कथा तो हजारों लोग लघु कथा लिखते हैं, तो उस कथा की विशेषता क्या है? लघु कथा की यही मूल चीज होनी चाहिए। आज देखिए आज की गोष्ठी में भले रचनाकारों की संख्या कम हो, लेकिन आज की गोष्ठी बहुत यादगार बन गई, इसलिए कि इसमें जो भी लोक कथाएँ आ रही, बहुत सशक्त लोक कथाएँ आ रही है और उस पर विस्तृत से टिप्पणी हो रही है। हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। यह अधिक भीड़ रहती है तो उसमें नहीं हो पाता है, समय नहीं रहता है। आज देखिए कि इतने ही लोगों में हम लोग 1 घंटा लगभग होने जा रहा है। बाल मनोविज्ञान भी है और एक गहरी चिंता भी है। एक लाइन हम बोल सकते हैं क्या सर? हाँ बोलिए बोलिए अनिल जी बोलिए। अन्यथा न ले, रशीद गौरी जी हमारे राजस्थान के ही हैं, पर मुझे थोड़ा सा ये जो लघु कथा आप सबने बढ़ाई करी, मैं धारा के विपरीत जाके बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए ना, कोई बात नहीं, विचार विमर्श हो रहा है। अन्यथा नहीं ले, नहीं अन्यथा कोई बात ही नहीं, हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं विचार विमर्श के लिए। मूसलाधार बारिश हो रही है और बच्ची पहले से ही परेशान है पानी के टपकने से, 4 जगह बर्तन रख दिए और भरभरा करके वो गिर गई। तो वो मूसलाधार बारिश जो लगातार हो रही है उसमें तो उसकी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो वो ये ऐसी बात कैसे कह सकती है कि भाई मेरे को इससे मुक्ति मिल गई, और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी उसकी। थोड़ी सी मैं इस बात पे एक टिप्पणी राय देनी चाहती हूँ। अनिल जी, वो बच्ची है, उसके मनोभाव है कि ये बार बार पानी टपक रहा है, इससे अच्छा कि एक बार में मेरी चली गई तो टपकने की वो तो भीग गई होगी उसमें, तो मूसलाधार बारिश में भीगी होगी तो और ज्यादा परेशानी हुई होगी उसको। तो नहीं उसे अब ये महसूस नहीं हो रहा उस समय। ये देखिए लघु कथा है कि त्वरित चीज है, एक क्षणिक प्रक्रिया है। उस क्षण में उसकी जो प्रक्रिया हुई उस बच्ची की उसने उकेरा रास्ते, एक गुस्सा में जैसा आदमी बोलता ना है कि चलो चला गया तो अच्छा रहा। नहीं, उसको अगर कोई सुखद मिले, बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। तो जैसे वो वहाँ से निकल के मान लो उसको तड़ मिल जाती किसी स्कूल में। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी अनिता जी कि बच्चे जो है बारिश में बहुत मस्ती करते हैं, उनको छत से दीवार से कोई मतलब नहीं रहता। बारिश होती नहीं कि दौड़ के भागते हैं बारिश की तरफ, तो उनके लिए मायने नहीं रखता कि छत है कि नहीं, बारिश हो रही है उनको मस्ती आ रही है बस। नहीं देखो, टपकने से छुटकारा मिल गया। इस लघु कथा में ये होना चाहिए कि जो उसकी परेशानी बढ़ी और उसको नहीं, इसमें ये होना चाहिए कि परेशानी बढ़ी, भीगी वो, और उसको एक सुविधा मिल जाती कि भाई बाहर रात वाले आ गए या किसी ने उसको जगह दे दी कि चलो मेरे को उसकी छुटकारा मिला। लघु कथा की जो मार्मिकता होती है फिर कहानी का रूप रखना पड़ेगा ना।
चलिए ठीक है। ये देखिए इसमें व्यंग है, बहुत सारी बातें अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है लघु कथा में। पर मैंने पहले कह दिया तो अन्यथा नहीं, कोई अन्यथा नहीं, आप अपना विचार रखे हैं, विचार देने का सबका हक होता है, बाकी उसको लेखक जिस रूप में ग्रहण मैं करता है। कहूंगी कि जहाँ तक मैंने बहुत लघु कथाकारों को पढ़ा है, अब भी पढ़ती हूँ मैं, तो बाहर की भी लघु कथा, जैसे मैंने रॉबिन सोप का, ये सारे लोगों का भी लघु कथा मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि एक लघु कथा अनकहा सा कुछ ऐसा छोड़िए कि लोग मजबूर हो कि हाँ आगे क्या हो सकता है इस कथा में और क्या क्या जुड़ सकता है। तो उस बात पे मैं राशि जी बोली, वो लड़की का मनोभाव देखिए, वो चाहती तो रोती भी कि मेरी छत चली गई, लेकिन वो खुश है कि अब चलिए मुझे, अब आप सोचिए उस लड़की को क्या करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपने, आपकी बात का भी स्वागत है अनिल जी, आपने सोचा मैं कुछ सोचूंगी, इंदु जी कुछ सोच रही थी मस्ती कर रही है, मैं वो सोच रही हूँ, तो उसे दुख दर्द से छुटकारा मिल गया। रास्ते ने कुछ और सोचा होगा, सिद्धेश्वर जी ने कुछ और सोचा होगा, ये लघु कथा की एक ऊंचाई पे जाती है। चलिए बहुत अच्छा लगा, एक ये लोक कथा पर इतना विचार विमर्श हुआ। रशीद गौरी की लोक कथा की यह विशेषता और सफलता है कि इस पर इतने लोगों ने चिंतन किया, मनन किया और विचार विमर्श हुए। कम समय में यही होता है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, चूँकि समय भी हो रहा है, 60 मिनट लगभग होने जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इंदु उपाध्याय जी की आवाज़ आई तो हमको लगा कि भले उनका फोटो नहीं आ रहा लेकिन वो उपस्थित है मंच पर। कभी कभी गायब हो जाती है अचानक, तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि इंदु उपाध्याय जी आज मंच पर हैं। उनसे निवेदन है कि आप भी अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। आइए इंदु जी, माइक को अनम्यूट करिए। जी, असल में यहाँ लाइट नहीं है और मैं रसोई में हूँ ना, हाँ तो नहीं, मैं कोई बात अपना नहीं। काम भी कर रही हूँ। अरे आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, चाहे जिस रूप में हो। जी, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है सुनकर और सीखने को बहुत मिलता है। मैं जो भी सीखती हूँ सर के मंच से सीखती हूँ और सर बहुत कुछ सिखाते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। मेरा सौभाग्य है, इसी तो अपनी तबीयत को एक किनारे रखकर फिर आपके सामने आ गया हूँ। से स्वागत है आपके। आपके साथ साथ बड़ों का भी सानिध्य मिल जाता है और सीखने को मिल जाता है जी। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं पढ़ रही हूँ अपनी लघु कथा। एक मिनट सर। आप लोग से निवेदन है कि गोष्ठी के बाद अपनी लोक कथा बारे में 1-2 लाइन टिप्पणी के साथ अपनी तस्वीर हमें भेज दीजिएगा, या तो हमारी ग्रुप में नहीं भी डाले तो अपने में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक ना। इंदु उपाध्याय जी आपको मिल गई? जी सर, मैं पढ़ रही नहीं मिली है तो समय का उपयोग मैं कर लूँगा। हाँ तो आप कीजिए, तब तक हम निकाल रहे हैं सर। ठीक है। हाँ, मैं अपनी रचना तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ इसलिए कि पढ़िए तब तक हम निकाल ले रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं। वो लोक कथा सुना रहा हूँ जो मैं आज ही यहाँ चर्चा भी हो रही है। मैं सुझाव भी चाह रहा था, मैं सुरेंद्र अरोड़ा जी ने अपने प्रतिक्रिया भी दिया था और आज ही मैंने लिखा था। मैं सोचा कि आप लोगों की प्रतिक्रिया लूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे है बताइएगा निष्पक्ष ढंग से। आप लोग कुछ एक आदमी ने जो सुझाव दिया उसका अमल जोड़ते हुए उन्होंने कहा था अंतिम में ये लाइन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगा कि नहीं वो ठीक कह रहा है, उसको जोड़ते हुए मैं लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जी जरा धीरे बोलो। लघु कथा का शीर्षक है घर का मुर्गा दाल बराबर। घर का मुर्गा दाल बराबर। नगर में मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो मुर्गी हम लिखे थे, लोग कह रहे हैं मुर्गा होना चाहिए, पता नहीं क्यों। ठीक मुहावरा है। हाँ हाँ, सिद्धेश्वर जी आप बोले सुधारेंगे। मैं भी मुर्गी ही लिखा था। किसने आपको मुहावरा मत बदलिए, वो मुर्गी ही है। पीठा बना दो। मुहावरा मत बदलिए, वो मुर्गी ही है। वही मैं सुझाव लेना चाहता। कई लोग बोला कि नहीं मुर्गा बोलिए, क्योंकि आप अपने प्रतीक में बोल रहे हैं। चलिए एक सुझाव मिला ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए यही पढ़ता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। नगर में मुर्गी दाल बराबर। हाँ हाँ, और लोग माइक को बंद कर लेंगे। घर का मुर्गी दाल बराबर। नगर में एक भव्य कवि सम्मेलन आयोजित था। स्थानीय कवियों के साथ दूर दराज से भी कई चर्चित रचनाकार आमंत्रित किए गए थे।
नगर के प्रतिष्ठित कवि सुरेश को भी विशेष निमंत्रण मिला था। कार्यक्रम के संयोजक स्वयं एक चर्चित कवि ने मित्रता के नाते उन्हें बुलाया था। कवि सम्मेलन कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ आवाज आ रही है। वो इंदू जी बोल रही थी। हाँ, अब बंद हुआ। कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। सुरेश को विश्वास था कि शुरुआत ना सही, मध्य में तो उन्हें अवश्य बुलाया जाएगा। उनकी पहचान नए पुराने सभी कवियों के बीच थी। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी वे नियमित रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन समय बीतता गया और उसका नाम नहीं पुकारा गया। मंच पर संयोजक संचालक चंद्रशेखर उन्हीं कवियों को क्रमशः बुलाते रहे जिनसे उनको कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ था। हर एक का लंबा चौड़ा परिचय दिया जा रहा था, मानो सम्मान का भी कोई हिसाब किताब हो। जब गिने चुने कवि ही शेष रह गए तब घोषणा हुई, और अब आज की गोष्ठी के अंतिम कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश जी को। सुरेश मंच पर पहुंचे, पर तब तक श्रोता लगभग जा चुके थे। खाली कुर्सियों के बीच उन्होंने औपचारिकता सा काव्य पाठ किया। भीतर अपमान और उपेक्षा की टीस गहराती जा रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने संयोजक सत्येंद्र से कहा, मुझे इतनी उपेक्षा मिलेगी यह मैंने सोचा नहीं था। किसी भी कवि को बुलाने का अधिकार आपको है, लेकिन उसे मंच पर अपमानित करने का नहीं। सत्येंद्र झेपते हुए बोला, अरे आप उपेक्षा कैसी? अंत में बुलाए ना आपको। जो कवि मुझे अपने आयोजन में सम्मान देते हैं उन्हें पहले बुलाना पड़ता है। आप तो अपने ही हैं, घर के सदस्य जैसे हैं आप। सुरेश ने तीखे स्वर में कहा, हाँ हाँ, आपका अपना ही तो हूँ, घर का सदस्य हूँ भाई, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर बनना कतई कबूल नहीं है मुझे। ये मेरी लघु कथा थी। बाकी इस पर टिप्पणी एक सुधार तो मैं कर लिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। अनीता जी अपना माइक खोल लीजिए, माइक बंद है। बहुत अच्छी लघु कथा सिद्धेश्वर की। सबसे बड़ी बात कि ये मुहावरे पर लघु कथा है, और मैंने लघु कथा मंच पे मैंने शुरुआत की थी, कुछ कारणवश में उस मंच को छोड़ दिया मैंने। तो मुहावरे पे लघु कथा की शुरुआत मैंने ही कराई थी। तो ये आपकी लघु कथा घर की मुर्गी दाल बराबर। और सबसे बड़ी बात है कि इस लघु कथा में आज के जो कवि गण कर रहे हैं, साहित्य को इधर रख के सम्मानों का जो सिलसिला चला है, सम्मानों का जो सिलसिला चला है, ना जाने कहाँ जाएगा। सम्मानों का जो सिलसिला चला ना जाने कहाँ जाएगा। साहित्य की तो लुटिया डूबी ही, साहित्य की लुटिया डूबी ही, साहित्यकार कहाँ जाएगा। क्या बात है, तो बहुत खूब। मैं आपके इस विचार का पक्षधर हूँ। 2 लाइन में, और बहुत ही अच्छी और पंच लाइन और ही अच्छी की अपमानित करने का आपको अधिकार नहीं है। और साथ में ये घर की मुर्गी दाल बराबर, आप मुझे समझते हैं तो अपमानित मत करिए। ठीक है, मैं घर की हूँ। हमारे कहता है कि आप मेरे घर के बराबर है भैया, हमको घर के बराबर नहीं समझो। मैंने 2 लाइन में ही कह दिया कि साहित्यकार की तो लुटिया डूबी ही, साहित्यकार कहाँ जाएंगे। मैंने अपने 2 लाइन की गजल में आपकी सारी लघु कथा का बहुत धन्यवाद। मेरी लघु कथा पास हो गई। एक सुधार हो गई ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी एक गजल का मतलब ही बन गया, उसके मैं पूरा करूंगी 5 देर बाद में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी। और सुरेंद्र जी, 2 मिनट आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद बुलाता हूँ। सिद्धेश्वर जी, आप तो एक सिद्ध लघु कथाकार हैं। मेरी प्रतिक्रिया, चलिए, यह सम्मान है मेरा, पर इसमें कुछ पंक्तियों का परिवर्तन आवश्यक है। हाँ, मेरी दृष्टि में। हाँ, नहीं, बिल्कुल। एक तो जो लास्ट में भाई, हम तो एक तो उनके अगर आप परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ है तब तो वो शिकायत कर देगा कि साहब मुझे लास्ट में यार मेरा अपमान क्यों कर रहे हो तुम इस तरह से बुलाकर, हैं? फिर ये ना, हाँ भाई, घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही होती है। अच्छा, फिर बीच में एक चीज और आपने कही कि वो दूरदर्शन में भी आते हैं, वो पर्याप्त उनको जो है उनका एक्सपोजर हो चुका है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी संयोजक। सुरेंद्र जी, ऐसा है ना, ऐसे व्यक्ति को हमने यहाँ पर सुरेंद्र जी, यहाँ पर एक चीज है
यहाँ पर मैंने ये बोला है कि वो रचनाकार तो जरूर प्रतिष्ठित है, लेकिन वहाँ पर जो कवि को बुलाया जा रहा है वह ये देख के बुलाया जा रहा है कि इस सबको लाभ लेना है, ये हमको बुलाता है अपने कवि सम्मेलन में तो हम इसको पहले बुला लेते हैं। ये बात यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। बाकी और अंत में मैंने हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और वहाँ पर वो अपना सही है आपकी घर सिद्धेश्वर का वो नहीं समझ जी, रहा है। इतनी वो स्पष्टता केवल से जैसे कहेगा कहता है ना नहीं लोग, जैसे लोग कहते हैं कि तुम तो मेरे घर के हो, घर का वो समझ नहीं रहा है। घर का समझता था तो पहले बुला अपना लेता। स्वार्थ उसको जी। वो तो सही है, आज का अधिकांश यही होता है। लेकिन फिर वो अपने स्वार्थ को इतनी स्पष्टता से अपने स्वार्थ को इतनी स्पष्टता से नहीं कहेगा यार उनसे तो मुझे बहुत अरे काम गुस्सा हो पड़ेंगे, तो बोलबे तो उसको करेगा। छुपा के या तो बोलिए, चलिए, कोई यानी वो वो धन्यवाद बहाना आपका। बनाए कोई, अजय हाँ धन्यवाद। वो बहाना बनाए, स्पष्टता से नहीं बताएगा। अगर वो स्पष्टता से कह देगा तो इसका मतलब वो ठीक आदमी है और इनके जो हमारे जिनके ऊपर ये मुर्गी दाल बराबर है, फिर इनके प्रभाव को समझते नहीं है, मतलब ढीठ आदमी है और इनको कुछ भी वो कहने का अपना अधिकार मानते हैं। तो वो या तो छुपा के कहें यार क्या करें, बहाना बनाए, मतलब कोई ना कोई बहाना बनना चाहता वो चीज यहाँ पे थोड़ी सी चलिए अच्छी बात है। उस पर हिंदू जी आप पढ़िए हाँ, इंदुपाध्याय जी आप थोड़ा सा इंदुपाध्याय जी ऐसा अपनी है, रचना पढ़े। ये त्वरित आज ही लिखी आप जी सर, आप आज ही आप बता रहे हैं कि आज ही लिखी गई है ना, ये गाना देखेंगे हम कि हाल ही में लिखी गई है। सिद्धेश्वर जी मुर्गा हाँ, उसको मतलब थोड़ा सा उस पर विचार जी। आपकी जो आपकी समृद्ध लेखनी इसको इतना कष्ट देगी कि किसी को उंगली उठाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हाँ, मेरे जैसे क्या आदमी बोल से रही हैं? आदमी को भी। अनिता जी मुर्गी ये है मेरा लिखने मतलब। का ये मुहावरा है सिद्धेश्वर जी, कभी गलती करिएगा भी मत। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मुहावरा है। ना ठीक बोले आप, ये मैं उसे सुधार लिया। चलिए अब आगे इंदुपाध्याय जी, मुहावरा है बिल्कुल, और बहुत इंदुपाध्याय जी मंच पर आ गई तो है। थोड़ा सा उस पर कसाव जी, सर, अगर आ मैं जाए हूँ तो मैं तैयार। समझता हूँ। हिंदू जी जल्दी आइए, मुझे जाना है जल्दी। हाँ, आप मैं क्या बैठी हूँ देखिए, बस आप लोग बात कर लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। इंदुपाध्याय मैं जी सबको अपने- प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन है, मंच को प्रणाम है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पर्ची। पंछी, पर्ची पर्ची अच्छा पर्ची, ठीक है। जी। पर्ची बस्ती के पर्ची नकल वाली पर्ची, नकल वाली पर्ची इम्तिहान में। जी। बस्ती के इकलौते सरकारी स्कूल में आज निरीक्षण था। बीडीओ साहब आने वाले थे। हेडमास्टर ने सुबह ही सब बच्चों को नहा धोकर आने का फरमान सुना दिया। कक्षा 5 की मुन्नी फटे फ्रॉक में कोने में दुबकी थी। मैडम ने देखा तो डांटा, घर जा, नई फ्रॉक पहन के आ। साहब क्या सोचेंगे? मुन्नी की आंखें भर आई। मैडम यही है एक, माँ ने कहा था धोकर पहन लेना। मैडम झल्लाई, तो मत आ, स्कूल की इज्जत का सवाल है, जा घर। मुन्नी चुपचाप बस्ता उठाकर निकली। गेट पर पहुंची, चपरासी कल्लू ने रोक लिया। क्या हुआ बिटिया? मुन्नी सुबकने लगी। सब बात बता गई। कल्लू काका ने जेब टटोली। 20 का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकला। जा सामने से दुकान से रिबन ले आ, लाल बना लियो, बाल बना लियो। फ्रॉक पुरानी है तो का, बच्ची तो नई है ना। मुन्नी दौड़ गई। लौटी तो 2 चोटियों में लाल रिबन चमक रहा था। चेहरा धुला हुआ, आंखें चमकीली। तभी गाड़ियों का काफिला आ गया। वीडियो साहब उनके साथ साथ बड़े अफसर, हेडमास्टर दौड़ दौड़ कर सर कर रहे थे। क्लास में साहब आए। बच्चों ने कोरस में गुड मॉर्निंग बोला। सबकी नजर सबसे पहले पीछे खड़ी मुन्नी पर टिक गई। फटी फ्रॉक पर लाल रिबन और मुस्कान। साहब उसके पास गए। बेटा क्या नाम है? मुन्नी। बड़ी होकर क्या बनोगी? मुन्नी एक पल को रुकी, फिर बोली, चपरासी साहब। पूरी क्लास में सन्नाटा। हेडमास्टर का चेहरा सफेद। मैडम को पसीना आ गया। साहब चौंके, चपरासी? डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? मुन्नी ने कल्लू काका की ओर देखा जो दरवाजे पर झांक रहे थे। फिर साहब की आंखों में आंखें डालकर बोली, साहब डॉक्टर इंजीनियर तो पैसे वाले बनते हैं। चपरासी बनकर मैं मुन्नी जैसी लड़कियों को स्कूल से नहीं निकालूंगी। गेट पर खड़े होकर कहूंगी, अंदर आजा बिटिया, फ्रॉक फटी है तो क्या हुआ, हौसला तो नया है। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ कल्लू काका की आंखें धोती का कोना से आंखें पूछ रहे थे।
वीडियो साहब ने जेब से पेन निकाला, अपनी डायरी का एक पन्ना फाड़ा, कुछ लिखा और मुन्नी की तरफ बढ़ा दिया। ये रख लो बेटा। मुन्नी ने पर्ची पढ़ी। इस पर बच्ची की पढ़ाई का सारा खर्चा आज से सरकार उठाएगी। वीडियो। हेडमास्टर साहब का सिर झुक गया था। मैडम की नजरें फर्श पर थी और कल्लू काका वो गेट पर सीना ताने खड़ा था। आज पहली बार उसे अपनी वर्दी पर लगे पीतल के बटन सचमुच के तमगे लग रहे थे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया इंदू जी, बहुत बढ़िया पर्ची। और मैं बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया। लेकिन इंदू जी, मैं एक दो बात कहूंगी। इस कथा को थोड़ा सा और आप पढ़िए और थोड़े बहुत शब्दों की ये तुरपाई कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं जुड़ी भी थी। मौका मिल गया तो जुड़ गई कि कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपको जुड़ना ही चाहिए। बहुत बढ़िया कथा। थोड़ा सा कस लीजिएगा ना तो और बढ़िया हो जाएगी। जी, थोड़ा सा शब्दों की तुरपाई करके थोड़े से शब्द के बटन को काट लीजिए। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की यह जो हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन की जाती है, इसलिए ही की जाती है कि हम लोग एक बार अपनी रचनाओं को पुनः देखें, परिमार्जित करें, लोगों का विचार यदि अच्छा लगता है तो स्वीकार करें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। लेखक स्वतंत्र होता है अपने विचार को किसी भी रूप में रखने के लिए। हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे आज की इस सप्ताह की एक मिनट अनीता जी, एक मिनट अनीता जी प्लीज 5 मिनट और ठहरिए, 5 मिनट। राजप्रिया रानी जी जुड़ गई है, इस पूरे सप्ताह की प्रभारी रही है। मात्र 5 मिनट राजप्रिया रानी जी जुड़ी हुई हैं और उनसे एक लोक कथा सुन लेते हैं, उसके बाद हम समापन करेंगे। हाँ, राजप्रिया रानी जी आप अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए। आप तो बहुत विलम्ब से जुड़ी हैं। चलिए कोई बात नहीं है। आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। चलिए आप जल्दी से मेरा यहाँ आपकी आवाज क्यों ऐसे आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है राजप्रिया जी। कुछ डिस्टर्ब है क्या आपका नेट? नहीं आ पा रही आपकी आवाज। कोई आवाज नहीं है। मैं काउंट किए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं आ रही तो क्या कीजिएगा। अनीता जी जी आवाज नहीं आ रही प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए खेद है कि पता नहीं, हो सकता है अभी बिजली यहाँ पानी बहुत बरसी है, उनके नेट पे कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। चलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते, कम से कम आप उपस्थित हुई और आज की अध्यक्षता हमारी अनीता मिश्रा सिद्धि ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम अपने चाहते हैं कि चाहे जितने भी रचनाकार हों, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन हम लोग इस तरह जरूर सप्ताह में एक बार मिले किसी विधा के माध्यम से, और ताकि हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख सकें। नज़दीक से मिलने का तो समय सबको नहीं मिल पाता है, तो इतनी दूर से भी हम लोग ये एक सशक्त माध्यम जुड़ पाते हैं। हालांकि यही मेरे लिए आफत भी है, लेकिन अब है कि बहुत जो जरूरी चीज़ है वो मैं करूँगा आगे से, और मैं आप लोग की दुआ चाहूँगा कि एक बात ऐसे जी मैं जाते कहना चाहती हूँ सभी से और अपने से भी और सभी से भी मेरे मतलब विनम्र आग्रह है कि किसी भी कथा या किसी भी साहित्य की विधा से जुड़े तो आप लोग अवश्य पढ़कर आए और इस विधा की चर्चा भी करें कि जिससे और भी सशक्त हो ये मंच और हम लोग और सशक्त बनकर उभरे। मेरा विनम्र आग्रह सभी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। और राजप्रिया रानी की ओर से मैं ही धन्यवाद दे देता हूँ आप सभी को। उनकी आवाज़ नहीं आ रही तो नमस्कार।